जैसे कि दोस्तों यहाँ पर आप देखेंगे कार्यालय जिला विधिक सेवा प्राधिकार गोपालगंज व्यवहार न्यायालय गोपालगंज द्वारा एक नोटिस जारी किया गया है। जो ये नोटिस है नियोजन की सूचना है। यहाँ पर आप संख्या देखेंगे तो 01/2024 यानी ये एडवर्टाइजमेंट नंबर है और दिनांक 23/9/2024 को ये नोटिस जारी किया गया है। अति अल्पकालीन साम सूचना है। यहाँ बताया गया है कि जिला विधि सेवा प्राधिकार गोपालगंज के अंतर्गत संचालित विधिक सहायता बचाव परामर्श प्रणाली LADCS कार्यालय हेतु संविदा के आधार पर निम्न पदों पर विज्ञापन आमंत्रित किया गया है। यानी कि ये जो वैकेंसी है संविदा के आधार पर होने वाली है। यहाँ पर आप देखेंगे तो पदों के नाम में फर्स्ट जो पद है कार्यपालक सहायक या लिपिक का पद होने वाला है, जिसकी पदों की संख्या आप देखेंगे तो एक पद की ये वैकेंसी निकाली गई है। संविदा के आधार पर प्रतिनियुक्ति की अवधि यहाँ पर अनुबंधन के आधार पर शुरू में 2 वर्ष की अवधि के लिए ये जो पद है निकाले गए हैं। यहाँ पर बताया गया है कि संतोषजनक प्रदर्शन के आधार पर एक अतिरिक्त वर्ष का विस्तार दिया जाएगा। यहाँ बता दिया गया कि 2 वर्ष के लिए जो है वैकेंसी निकाली गई है और यहाँ पर अगर आपका कार्य संतोषजनक होगा तो यहाँ पर 1 वर्ष आपको अधिक विस्तार किया जाएगा। यहाँ पर मानदेय जो बताया गया है, मानदेय या पारिश्रमिक कह सकते हैं इसे, 20,000 रुपये प्रति माह आपको मिलने वाला है। योग्यता पात्रता की बात करें तो स्नातक आपके पास डिग्री होनी चाहिए। बुनियादी वर्ड प्रोसेसिंग कौशल एवं कंप्यूटर चलाने की क्षमता होनी चाहिए। डाटा फीड करने का कौशल होना चाहिए। उचित सेटिंग के साथ टाइपिंग स्पीड 30 शब्द प्रति मिनट हिंदी एवं अंग्रेजी में होनी चाहिए। अदालतों में प्रस्तुति के लिए डिक्टेशन लेने और फाइल तैयार करने की क्षमता आपके पास होनी चाहिए। फाइल रख रखाव और प्रोसेसिंग का आपके पास ज्ञान होनी चाहिए। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि इतनी अगर आप जो योग्यता है अगर आप फुलफिल करते हैं तो आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर आप आएंगे तो दूसरा जो पद है रिसेप्शनिस्ट सह डाटा ऑपरेटर के पद रखा गया है, इसे टाइपिस्ट के नाम से जानते हैं। इसमें जो वैकेंसी है 1 पदों पर निकाली गई है और ये भी जो वैकेंसी है अनुबंधन के आधार पर यानी कॉन्ट्रैक्ट बेसिस होने वाली है। शुरू में 2 वर्ष की अवधि के लिए वैकेंसी निकाली गई है। अगर आपका कार्य संतोषजनक होता है तो 1 वर्ष आपको अतिरिक्त विस्तार किया जाएगा। यहाँ पर जो मानदेय है 19,000 रुपये प्रति माह का यहाँ पर मानदेय रखा गया है। ये जो वैकेंसी है रखा गया है, इसमें योग्यता पात्रता की बात करें तो आपके पास स्नातक डिग्री होनी चाहिए और उत्कृष्ट मौखिक और लिखित संचार कौशल आपके पास होनी चाहिए। वर्ड और डाटा प्रोसेसिंग की क्षमताएं आपके पास होनी चाहिए। दूसरा है दूरसंचार प्रणालियों जैसे टेलीफोन, फैक्स मशीन, स्विच बोर्ड इत्यादि पर काम करने की आपके पास क्षमता होनी चाहिए। उचित सेटिंग के साथ टाइपिंग स्पीड 30 शब्द प्रति मिनट हिंदी एवं अंग्रेजी में आपकी टाइपिंग स्पीड होनी चाहिए। यहाँ पे अगर आप सारे फुलफिल करते हैं, ठीक है, तो आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। नेक्स्ट यहाँ पे है कार्यालय या परिचारी या मंत्री का पद है, ठीक है। यहाँ पर आप देखेंगे तो इसे 1 पद इस पर भी है और इसकी जो सैलरी है 13,000 रुपये प्रति माह है। ये भी जो वैकेंसी है 2 वर्ष के लिए ही यहाँ पर कॉन्टैक्ट किए गए हैं और अगर आपका कार्य संतोषजनक होता है तो 1 वर्ष आपका बढ़ा दिया जाएगा। इसकी योग्यता का बात करें तो मैट्रिक आप पास किए हैं तो आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। दूसरा इसमें बताया गया है कि उत्कृष्ट मौखिक और लिखित संचार कौशल आपके पास होनी चाहिए। साइकिल चलाने का ज्ञान के साथ ही क्षेत्रीय भाषा स्थानों की जानकारी आपके पास होनी चाहिए। चौथा है दूरसंचार प्रणालियों जैसे टेलीफोन, फैक्स मशीन, स्विच बोर्ड इत्यादि पर काम करने की आपके पास क्षमता होनी चाहिए, ठीक है। आवेदन भरने के कुछ सामान्य निर्देश यहाँ बताए गए हैं कि आवेदक का जिला निबंधन या जिला रोजगार कार्यालय में पंजीकृत होना आवश्यक है तथा वे अपना पंजीयन प्रमाण पत्र भी आवेदन के साथ संलग्न करेंगे। यानी कि एक निबंधन या जिला रोजगार कार्यालय से एक पंजीकरण होता है। अगर आपके पास पंजीकरण नहीं है तो आपको वहाँ पर जाकर अपना पंजीकरण करवाना पड़ेगा, तभी आप इस फॉर्म को अप्लाई करेंगे, ठीक है। या अगर उस जो पंजीकरण कराएंगे तो जो पंजीयन प्रमाण पत्र मिलेगा इस फॉर्म के साथ आपको संलग्न करना होगा और सरकारी लोक उपक्रम के कर्मचारी पर यह लागू नहीं होगा। यानी कि अगर सरकारी या लोक उपक्रम के कर्मचारी हैं तो उन पर ये नियम लागू नहीं होता है। दूसरा है चयन प्रक्रिया, तो कंप्यूटर दक्षता परीक्षा, टंकन दस्ता परीक्षा एवं साक्षरता के आधार पर परीक्षा या साक्षरता शामिल होने के लिए मार्ग व्यय देय नहीं होगा। यानी कि ये जो चयन प्रक्रिया है आपकी कंप्यूटर दक्षता परीक्षा और टंकन दक्षता परीक्षा एवं साक्षात्कार के आधार पर किया जाएगा और इसमें जो परीक्षा और साक्षात्कार में शामिल होने का जो मार्ग व्यय है वो आपको नहीं दिया जाएगा, यहाँ बता दिया गया है। तीसरा है सामान्य कोटि के आवेदक के लिए उम्र 1 अगस्त 2024 को 18 वर्ष से कम तथा 37 वर्ष से अधिक उम्र का नहीं होना चाहिए। पिछड़े वर्ग के अगर आवेदक का उम्र 1 अगस्त 2024 को 18 वर्ष से कम तथा 40 वर्ष से अधिक उम्र का नहीं होना चाहिए। महिला के लिए आवेदिका का
जो उम्र है 1 अगस्त 2024 को 18 वर्ष से कम तथा 42 वर्ष से अधिक का उम्र नहीं होनी चाहिए। तथा अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति वर्ग के अगर आवेदक का उम्र जो है 1 अगस्त 2024 को 18 वर्ष से कम तथा 45 वर्ष से अधिक का उम्र नहीं होनी चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट यहाँ पर आप देखेंगे तो सरकारी लोक उपक्रम में कार्यरत आवेदक अपना आवेदन पत्र उचित माध्यम से देंगे। अगर सरकारी लोक उपक्रम में कोई कार्यरत आवेदक है और इसमें अप्लाई करना चाहते हैं तो अपना आवेदन उचित माध्यम से देना होगा। यहाँ पर नेक्स्ट बताया है कि जिला विधिक सेवा प्राधिकार गोपालगंज के पास निर्धारित मापदंडों के आधार पर प्राप्त आवेदन पत्रों की समीक्षा के अधिकार सुरक्षित है। ठीक है, नेक्स्ट यहाँ बताया गया है कि अगर किसी भी यहाँ बताया गया है कि अगर किसी भी स्तर पर यह पाया जाएगा कि आवेदक निर्धारित योग्यता पूर्ण नहीं करता है या आवेदन पत्र में दी गई सूचनाएं गलत है तथा तथ्य संबंधी सूचनाएं छिपाई गई है तो उसकी अभ्यर्थिता रद्द कर दी जाएगी। यहाँ पर नेक्स्ट बताया गया कि अपूर्ण या अधूरा दोषपूर्ण एवं निर्धारित तिथि के बाद अगर आप प्राप्त आवेदन चाहे वो डाक विलंब के कारण ही क्यों न हो तो इस पर विचार नहीं किया जाएगा। अगर आप कोई आवेदन है अपूर्ण भरते हैं या अधूरा भरते हैं, चाहे उसमें कोई गलती करते हैं तो या उसमें निर्धारित तिथि के बाद आपका आवेदन वहाँ पर पहुँचता है, चाहे उसमें डाक की ही काहे न गलती हो, अगर ये सब आप गलती करते हैं तो वहाँ पर आपका आवेदन नहीं लिया जाएगा। तो दोस्तों अगर आपको आवेदन करना है तो जल्द ही इसमें आवेदन करके इसको डाक के माध्यम से भेजना होगा। यहाँ पर इसके बारे में भी मैं आगे बताऊंगा। ठीक है, यहाँ पर नेक्स्ट बताया गया है आवेदक को अलग अलग पदों के लिए अलग आवेदन करना होगा। यानी कि अगर सर इसमें मान लीजिए कि 3 पद रखे गए हैं, तीनों पर आप आवेदन करना चाहते हैं तो आपको 3 आवेदन फॉर्म भरकर और 3 आवेदन फॉर्म आपको भेजना पड़ेगा। ठीक है, इस ये नहीं कि आप एक ही आवेदन फॉर्म में सबको भर कर दे सकते हैं, आपको अलग अलग अप्लाई करना होगा। नेक्स्ट हम यहाँ पर आएंगे तो यहाँ पर आप देखेंगे कि आवेदक पत्र का यहाँ पर प्रारूप का यानी यहाँ पर आवेदन है, ये जो आवेदन है इसको आपको भरना होगा। आवेदन में यहाँ पर आप देखेंगे तो विज्ञापन संख्या यहाँ पर दे दिया गया है, ये आपको नहीं भरना है। किस पद के लिए अप्लाई करेंगे तो पद का नाम यहाँ पर डालना है और यहाँ पर एक फोटो चिपका कर उस पर हस्ताक्षर करना है, यानी स्वयं और प्रमाणित फोटो यहाँ पर लगाना है। आवेदक का नाम यहाँ पर हिंदी में डालना है, अंग्रेजी में डालना है, पिता पति का नाम डालना है। ठीक है, जन्म तिथि यहाँ पर डालना है, दिनांक 1/8/2024 के अनुसार जो आयु होगी वर्ष महीना और दिन में यहाँ पर डाल देना है। नियोजनालय संबंधित संख्या यानी जो आप पंजीकरण कराएंगे उसकी यहाँ पर संख्या डालना है। अस्थायी पता यहाँ पर पिन कोड सहित आपको डालना है, जो भी आपका अस्थायी पता होगा। पत्राचार का पता, अगर अस्थायी पता पत्राचार पता सेम है तो सेम भरेंगे। मोबाइल नंबर यहाँ पर आपने डालना है, आधार नंबर यहाँ पर डालेंगे, ईमेल आईडी को फिल करेंगे, राष्ट्रीयता आप भारतीय लिखेंगे क्योंकि भारतीय होंगे। शैक्षणिक एवं व्यवसायिक रोजगार योग्यता आपके पास जो है यहाँ पर आप फिल करेंगे। जैसे मैट्रिक आप किस बोर्ड से किए हैं तो बोर्ड का नाम यहाँ पर डालेंगे। जैसे बीएससीबी अगर बिहार बोर्ड से किए हैं तो बीएससीबी पटना डालेंगे, अगर उत्तर प्रदेश बोर्ड से किए हैं तो यूपी बोर्ड डालेंगे। उत्तीर्ण होने का वर्ष यहाँ पर आप डालेंगे, जो भी जिस वर्ष में आपने पास किया उस वर्ष को डालेंगे। पूर्णांक कितना अंक का पेपर हुआ था टोटल वो यहाँ पर डालेंगे। प्राप्तांक अपना डालेंगे, प्रतिशत अंक कितना है यहाँ पर आप डालेंगे और वर्ग और श्रेणी यानी किस डिवीजन से आप पास हुए हैं वो यहाँ पर डालेंगे। उसी तरह इंटरमीडिएट स्नातक यहाँ पर फिल करेंगे। कंप्यूटर टाइपिंग यहाँ पर भी फिल करना है और अन्य कोई आपके पास योग्यता है तो वो भी यहाँ पर आपको लगाना होगा। ठीक है, विशेष योग्यता यदि आपके पास कोई हो तो प्रमाण पत्र संलग्न करना है। ठीक है, यहाँ बता दिया गया। अगर आवेदक की कोटि मान लीजिए कि पिछड़ा वर्ग, अत्यंत पिछड़ा वर्ग, SC ST से आते हैं तो यहाँ पर उन लोगों को आवेदक की कोटि का जो प्रमाण पत्र होता है, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, पिछड़ा वर्ग के जो अत्यंत पिछड़ा वर्ग का प्रमाण पत्र होता है चाहे EW से, वो उनको यहाँ पर संलग्न करना होगा, ये बता दिया गया है। लिंग यहाँ पर अपना डालना है, जो भी आपका लिंग होगा यहाँ पर डालेंगे। क्या निःशक्त है या नहीं यहाँ पर बताना है। क्या वर्तमान में किसी सरकारी संस्था में या निगम में कार्यरत है या नहीं, अगर है तो यहाँ पर सारा डिटेल्स डालना होगा, नहीं तो नहीं लिख यहाँ पर टिक मारकर इसको खाली छोड़ देंगे। नेक्स्ट यहाँ पर आएंगे तो यहाँ पर बताया गया है कि आवेदक के विरुद्ध पहले से कोई मुकदमा चल रहा है अथवा वर्तमान में कोई मुकदमा चल रहा है। अगर चल रहा है तो उसका डिटेल्स यहाँ पर डालेंगे, अगर नहीं चल रहा है तो नहीं भरकर यहाँ पर छोड़ देंगे और यहाँ पर अपना आवेदक जो भी होंगे यहाँ पर हस्ताक्षर करेंगे। यहाँ पर उद्घोषणा पत्र यहाँ पर दिया गया है, पढ़ लेंगे और इसको हस्ताक्षर करेंगे। यहाँ पर बता दिया गया, स्थान अपना डालेंगे, दिनांक डालेंगे और यहाँ पर हस्ताक्षर करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट यहाँ पाएंगे तो प्रवेश पत्र ख दिया गया है, इसको आपको नहीं भरना है। ये जो प्रवेश पत्र है आप ये भर कर भेजेंगे तो उधर से ये वो लोग आपको अगर जो एडमिट कार्ड है वो एडमिट कार्ड के रूप में यहाँ पर आपको दिया जाएगा। ये नेक्स्ट हम बात कर ले कि इस फॉर्म को आपको कैसे भेजना है। यहाँ पर आएंगे तो यहाँ पर एक पता दिया गया है कि इच्छुक आवेदक अपना स्वहस्त लिखित या टंकित आवेदन पत्र यानी अपने हाथ से भरकर या टंकित कराकर जो भी आवेदन पत्र है विहित प्रपत्र में एक स्वयं और प्रमाणित पासपोर्ट साइज फोटो आवेदन पर चिपका कर
अपने सभी शैक्षिक तकनीकी चरित्र प्रमाण पत्र के स्वयं अभिप्रमाणित प्रति एवं 2 स्वतः लिखा हुआ निबंधित डाक मूल्य का टिकट लगा कर लिफाफा जो भी है लिफाफा पर टिकट लगाना है, जिस पर आवेदित पद का नाम लिखना होगा और संलग्न कर सचिव या जिला विधिक सेवा पदाधिकारी या व्यवहार न्यायालय गोपालगंज पिन कोड 84 14 28 पर आपको भेजना होगा। ठीक है, यहाँ पर बता दिया गया है कि निबंधित डाक या स्पीड पोस्ट द्वारा दिनांक 7 अक्टूबर 2024 को कार्यालय अवधि में संध्या 5 बजे तक पहुंच जाना चाहिए। यहाँ बता दिया गया है कि 5 बजे तक पहुंच जाएगा तभी आपका आवेदन मान्य होगा। यहाँ पर नेक्स्ट बताया गया कि तिथि समाप्ति के पश्चात प्राप्त होने वाले आवेदन पर किसी प्रकार का विचार नहीं किया जाएगा। अगर आपके 7 अक्टूबर 2024 के बाद अगर आपका आवेदन पहुंचता है तो उस पर कोई भी विचार नहीं किया जाएगा। तो दोस्तों आपने देखा कि कैसे इस फॉर्म को फिलअप करना है, कैसे इसमें आप लोग अप्लाई करेंगे। अगर आप अपने जिला का वैकेंसी को देखना चाहते हैं तो जो वैकेंसी है IPRD के वेबसाइट पर आएंगे तो यहाँ पर आपको सर्च ऑन बेसिस में आपको अपना टाइप सेलेक्ट करना होगा। उसके बाद यहाँ पर डेट सेलेक्ट करने के लिए दिया जाएगा। डेट सेलेक्ट कर यहाँ पर रिक्वायरमेंट सेलेक्ट करेंगे, यहाँ पर सेलेक्ट टाइप में रिक्वायरमेंट सेलेक्ट करेंगे और सर्च पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर सारा जो भी रिक्वायरमेंट आया होगा जिस भी जिले का यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा। अगर यहाँ पर आप नहीं देखेंगे तो अपने जिला में अगर देखना चाहते हैं तो जो भी आपका जिला है यहाँ पर जिला का नाम लिखेंगे। जैसे मान लीजिए सिवान यहाँ पर जिला है, सिवान जिला का वैकेंसी देखना चाहते हैं तो सिवान जिला पर यहाँ पर क्लिक करेंगे। सिवान जिला पर क्लिक करते हैं तो नीचे आएंगे तो आपको सिवान जिला का जो ऑफिशियल वेबसाइट है siwan.nic.in इस पर आप चले आएंगे। यहाँ पर क्लिक करेंगे तो जिसका ऑफिशियल वेबसाइट है यहाँ पर आप चले आएंगे। यहाँ पर आएंगे तो नोटिस सेक्शन में आपको रिक्वायरमेंट का सेक्शन देखने को मिलेगा। रिक्वायरमेंट पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर जो भी रिक्वायरमेंट आया होगा यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा। जैसे कि यहाँ पर आप देख सकते हैं एडवर्टाइजमेंट फॉर द सिलेक्शन ऑफ एस्पिरियल ब्लॉक फेलो, यानी ABF की यहाँ पर वैकेंसी चल रही है। यहाँ पर आप देख सकते हैं, ऐसे ही अपने जिला का वैकेंसी को देख सकते हैं। दोस्तों उम्मीद करता हूँ कि मैंने जो भी जानकारी दिया आपको अच्छे से समझ में आया होगा। अगर हमारी दी गई जानकारी आपको अच्छे से समझ में आया है तो दोस्तों वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो ऐसे ही हर एक अपडेट के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ में बेल आइकन को दबा लीजिएगा ताकि आने वाली हर एक अपडेट की जानकारी आपको समय पर मिलती रहे। चलिए इस वीडियो को समाप्त करते हैं, मिलते हैं किसी एक और नए वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।